हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। लास्ट क्लास तक जो हमने डिस्कस कर दिया था, अगर वहां तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीमोनेटाइजेशन, है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट्स बंद किए। क्या पहली बार हुआ था डिमोनेटाइजेशन? सब लोग इस पे विवाद करना स्टार्ट कर दिए थे कि बताइए नोट चेंज कर दिए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका है। 3 बार ऐसा हो चुका है। चौथी बार मोदी जी ने किया था, फिर एक और बार कर दिया। 2000 के नोट को वापस लिया गया। तो अगर मैं बात करूं डिमोनेटाइजेशन की, तो डिमोनेटाइजेशन किया गया है अब तक 5 बार। 5 बार अब तक डिमोनेटाइजेशन किया गया है, तो कोई नई बात नहीं है। और ये उद्देश्य क्या है, या डिमोनेटाइजेशन होता क्या है? डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण एक ऐसी घटना है जिसमें सरकार कानून बनाकर जो पुरानी करेंसी रहती है, जो ओल्ड करेंसी रहती है, को वापस ले लेती है और न्यू करेंसी प्रिंट कर। या और सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, demonetization is a process where the old currency is written and new currency printing in the economy, yes, and in the economy। अर्थव्यवस्था में नई जो करेंसी होती है वो नई करेंसी भेज दी जाती है, नई करेंसी भेज दी जाती है। या और सिंपल सा कह दूं कि जो करेंसी चल रही होती है, जो मतलब प्रेजेंट में करेंसी चल रही होती है, उससे लीगलिटी वापस ले लिया जाता है, मतलब लीगल टेंडर वापस ले लिया जाता है। मतलब जो आरबीआई वचन देता है, प्रोमिसनरी नोट रहता है नीचे। प्रोमिसनरी नोट रहता है ना कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो बस जो आरबीआई का जो गवर्नर है, जो उसका ये वचन है, जो उसका ये वचन है, बस इसी की वैल्यू है। वैल्यू किसी की है? बस इसी की वैल्यू है, वरना वो तो क्या है, एक तो पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है। तो अगर ये चीज वापस लिया जाता है, लीगलिटी वापस जो साइन किए हैं उसका प्राइस है भाई, उसका प्राइस है। अगर ऐसा होता है फिर इसको वापस ले लिया जाता है, तो सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाता है और कुछ नहीं होता। तो अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और सामने निकल कर आता है कि ठीक है सर, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, 5 बार कर दिया, लेकिन डिमोनेटाइजेशन करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन? कि आखिर ऐसा थोड़ी ना कि शाम को सो रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगा ये 100 रुपए का नोट, तो या 500 रुपए का नोट, तो हमने कहा कि ठीक है इस बार हम अलग तरह का नोट लाएंगे। तो उसका कुछ पर्पज होता है, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी हो चुकी है, जो काला धन हो चुका है, देखो, जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, वो सिर्फ उसी पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिर्फ उसी पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं जो मार्केट में सर्कुलेट है, मार्केट में सर्कुलेट है। उस पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जो इकोनॉमी के बाहर चला गया है। मतलब लोगों ने जो पिलो होते हैं वहां पर होल्ड कर लिया है ना, जो बेडशीट के गद्दे हैं वहां पर होल्ड कर लिया, या अलमीरा में रख लिया। तो फिर पहला काम ब्लैक मनी को रोक। जैसे जब डिमोनेटाइजेशन किया गया 2016 में 8 नवंबर को, तो हुआ हुआ क्या था, सबके घर से पैसे निकल निकल कर आने लगे थे। सबकी जो हमारी मदर्स हैं, मदर्स सिस्टर्स, सबने जो स्टोर करके रखा, क्योंकि वो ना एक अपने लिए नहीं रखती हैं वो लोग अपने लिए नहीं रखती हैं। वो कह सकते हैं आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। करते क्या है कि अगर कभी घर फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में कभी घर आता है, तो क्या काम कर दिया जाएगा, वहां से पैसा आ जाएगा। वहां से क्या होगा, वहां से पैसा आ जाएगा। वो लोग दे देते कि हमारे पास रखा हुआ था। कहाँ से रखा हुआ था? जो फादर ने दिया था, या जो आप जॉब करते हैं आपने दिया था, तो उसी को बचाकर लोगों ने रख लिया था। क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, बचाकर रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हम लोग जोड़ नहीं सकते, तो खर्च कर दें।
एक तो हो गया ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजार या ब्लैक मनी, काले धन ज्यादा हो गया। दूसरा करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। करप्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब लोगों ने क्या कर लिया है, जो सैलरी है, जैसे आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा या किसी को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं देख, एक पुलिस कांस्टेबल फॉर्च्यूनर खरीदता है अपने जॉब के लगने के 2-3 साल में, जबकि फॉर्च्यूनर की कीमत आप जानते हैं कि अगर वो ईमानदारी से करेगा काम, वो नहीं खरीदेगा। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये वो व्यक्ति भी जानता है, और ये उसके आसपास वाले लोग भी जानते हैं कि अगर एक कांस्टेबल, जो अब उसकी सैलरी है, जो उसकी सैलरी है, अगर उसी सैलरी से खरीदे, तो उसके लिए जो वैगोनार है, वैगनार भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, फॉर्च्यूनर खरीद। सिर्फ पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, सब लोग भी ऐसे ही करते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। जैसे रेवेन्यू वाले की बात करते हैं, एक पटवारी होता है, वो भी क्या करता है, तो इस समय यही यही काम करता है, वो भी फॉर्च्यूनर में आने लगे हैं। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि उसके घर की स्थिति ठीक होगी तो घर से मिल गया वो, लेकिन जिन लोगों की घर की स्थिति ठीक नहीं है, हाँ, 10 बीघे जमीन है और 2-3 लोग हैं, 2-3 भाई हैं, लेकिन जैसे ही पहले कुछ नहीं था, और जैसे ही कांस्टेबल लगे हैं या एसआई लगे हैं, तुरंत क्या हो गया, फॉर्च्यूनर लिया है 2-3 साल। पुलिस का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो, भ्रष्टाचार में पुलिस को सबसे टॉप में मान, भ्रष्टाचार में पुलिस को सबसे टॉप में मानते हैं, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट डील करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट डील करते हैं, डायरेक्ट मांगते हैं हमसे, कोई मीडिएटर उनके बीच में नहीं रहता है, कोई मीडिएटर नहीं रहता, डायरेक्ट हमसे मांगते। और कभी कोई भी जरूरत होती है तो सीधे बोलते हैं कि हमको पैसा दीजिए इतना, उसके बाद हम करें। सरकार भी जानती है, ये जो उनके आला अफसर है, मतलब जो बड़े ऑफिसर है, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, वो भी करते हैं। तो वो इसको सॉरी, वो इसको भ्रष्टाचार मानते नहीं है, वो इसको मानते हैं पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर फंड। मैं भी मानता हूँ कि अगर आपने पैसा दिया है, आपने पैसा दे दिया है, और आपका काम हो गया है जिसके लिए वो पैसा दिया गया था, तो मैं रिश्वत नहीं मानता, मैं भी मानता हूँ कि वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर फंड, पब्लिक वेलफेयर फंड है। जो लोग है, लोग हैं, लोक कल्याण फंड या लोक कल्याण निधि है, पब्लिक वेलफेयर फंड। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, कि बहुत ज्यादा फेक करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होने लगी, बहुत ज्यादा फेक करेंसी मार्केट में सर्कुलेट होने लगी है। वाटर ले लेता हूँ ना, सुबह की क्लास से नींद आ रहा है, क्योंकि आदत है ना आराम से 7-8-9 बजे तक मगरमच्छ की तरह पड़े रहने की। लेकिन क्लास आपकी सुबह ही होती है तो सुबह उठना पड़ता है। दुख काहे खत्म नहीं होता है वे, पानी मंगाया है। नेक्स्ट क्या था, कि फेक करेंसी को रोकना। और नेक्स्ट था कि जो टेरर फंडिंग होती है, देखो जो भी आतंकवादी होते हैं या जो भी विवाद होते हैं, जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं, कुछ हो के तो छोड़ दूं, लेकिन कुछ अगर मैं कहूँ तो सीधा सा फंडिंग पर चलता है, सीधा सा फंडिंग पर चलता है। मैं कहना चाह रहा हूँ टेरर, जो आतंकवादी गतिविधि, पत्थर फेंकना हो गया, ये सब जो होती है छिटपुट घटनाएं, ये सब उसके लिए मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले वो फंडिंग आ कहाँ रही, आ कहाँ से रही है। अगर आपको, आप कभी जॉब, आप मैं कहता हूँ आप बन जाएं ऑफिसर, और जब आप ऑफिसर बन जाएं, अगर आपको कोई ऐसा विवाद देखने को मिलता है, तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को ही पकड़ना होता है, या उस जगह वॉर करना होता है, मतलब तोड़ना होता है उसको, जहाँ से वो फंडिंग आ रही हो, जहाँ से फंडिंग आ रही होती, क्योंकि बिना फंड के कोई भी जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं वो आगे नहीं की जा सकती। वो पत्थर क्यों फेंकते हैं, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं। पत्थर क्यों फेंकते हैं, क्योंकि पैसे उनको मिल जाते हैं, तो फेंक देते हैं। मेरे को देने को 500 रुपए, तो मैं फेंक दूंगा यहाँ से बाहर पत्थर, क्या
नेक्स्ट क्या है, डिजिटल प्रमोट को, डिजिटल जो पेमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, तो इतना लिख लेते हैं। फिर जो 5 टाइम, जो 5 टाइम्स डीमोनेटाइजेशन हुआ है इंडिया में, उनको एक एक को लेकर चर्चा करेंगे कि हुआ कब था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, आरबीआई का गवर्नर कौन था। बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आए, तो कौन से नोट्स बंद किए गए थे ये भी आता है। नेक्स्ट एक हेडिंग डाल देता हूँ, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन तो बोलते हैं हिंदी में विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण Then, मतलब क्या है कि यह एक प्रक्रिया है, इतनी तो हिंदी चली जाएगी ना, क्योंकि आपको लिखने का तो एग्जाम है नहीं, समझने का एग्जाम में तो समझ लेना। बाकी काम तो आपको हिंदी लैंग्वेज एरिया में करना पड़ेगा, तो इतना भी अंग्रेज नहीं बनना है कि वहां जा रहे हैं और एक ताऊ कह रहे हैं कि सर ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, सर समझ नहीं। हिंदी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार कानून बनाकर जिसमें सरकार कानून बनाकर पुरानी मुद्रा को अमान्य घोषित कर देती है। अमान्य घोषित कर देती है, जिससे वह मुद्रा चलन से बाहर चलन से बाहर हो जाती है। जिससे वह मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्य क्या होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट इसका उद्देश्य क्या होता है, ब्लैक मनी को रोकना। ब्लैक मनी को कंट्रोल करना या रोकना, ऐसे कर देते, ठीक है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको कम करना। जो फेक करेंसी है, जो फेक करेंसी है उसको क्या करना, बंद करना। और जो टेरर फंडिंग है उनको क्या करना, रोकना। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया।
5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है एस्पायरेंट्स? 5 बार हो चुका है। इसको याद रखें, 5 बार हो चुका। पहला, फर्स्ट, पहली बार, फर्स्ट टाइम। 12 जनवरी 1946, 12 जनवरी 1946। इसमें क्या किया गया के बारे में बता। इस समय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख, सर सीडी कौन थे? सर सीडी देशमुख। जो 1000 और 10,000 के नोट, जो 1000 और 10,000 का नोट प्रचलन से बाहर। जो 1000 का नोट था और जो 10,000 का नोट था, उसको क्या किया गया? डिमोनेटाइज किया गया, वापस ले लिया गया। अब बात करते हैं सेकंड टाइम की, दूसरे टाइम। सेकंड टाइम किया जाता है 6 जनवरी, सॉरी 16 जनवरी 1978, 16 जनवरी 1978। पीएम कौन थे इस समय? मोरारजी देसाई। तो हिंदी में लिख दे, मोरारजी देसाई। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। और प्रेसिडेंट, यहाँ ना, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं लिखवाया क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया ही नहीं गया था, इलेक्ट किया ही नहीं गया था, है ना। क्योंकि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, उसी दिन राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगी, 26 नवंबर 1950। उसी दिन हम रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन क्या हुआ, हमने राष्ट्रपति को चुनाव क्या क्या इलेक्ट किया, शपथ दिलवाया, और उसी दिन हमने संविधान लागू भी किया। हाँ, संविधान लागू भी किया। अडॉप्ट तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन जो लागू किया गया है, जो इम्प्लीमेंट किया गया, जो फोर्स में आया था, वो आता है 26 जनवरी 1950। प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल। आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल। नोट कौन सा बाहर किया गया डिमोनेटाइजेशन? 1,000, 5,000 और 10,000। इनको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया। नेक्स्ट, अगर उस समय किसी व्यक्ति पर 10,000 रुपया होता होगा, है ना, 1970 की बात कर रहा हूँ, या जब देश आजाद हुआ है, जब 10,000 रुपया होता होगा, तो उस व्यक्ति को तो पूरा गांव क्या, पूरा जिला क्या, पूरा प्रदेश लग जाता होगा चेंज कराने के लिए। कि जब 2000 के नोट को अभी 2020 2024 तक भी क्या हो जाता था, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपको टेंशन रहती थी कि यार मैं मार्केट से जा रहा हूँ 500 रुपये का सामान लेने, 400 रुपये का सामान लेने। चलो मैं अपने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं गया था एक बार, 2000 का नोट था मेरे पास, मैं गया था अपने, मेरे एक कस्बा पड़ता है वहाँ छोटा सा, कस्बे में गया, मैंने लगभग 400 या 450 का सामान,
अब उसके पास चेंज नहीं थे, तो उसने सामने वाले से देखा, उसने भी गल्ला खोला तो उसके पास भी 11 से 12 से बैठ रहे थे। मतलब वो पूरी जो गली थी वो पूरी गली उसको चेंज कराने में लगी। सेम अगर किसी व्यक्ति के पास उस समय 10,000 का नोट होता होगा तो उससे अमीर कोई व्यक्ति नहीं रहता होगा, या वो खुद परेशान रहता होगा कि सामान तो मैं खरीदना चाहता हूँ लेकिन चेंज कहाँ कराऊंगा, कम करता हूँ, ये एक नोट दे आता हूँ दुकान वाले को और आराम से 5-6 साल सामान लाता रहूंगा, क्योंकि महंगाई भी नहीं थी उस समय। तो कहते हैं ना कि मैंने 50 रुपए मेरी सैलरी थी, 10 रुपए मेरी सैलरी थी, कहाँ 10 रुपए की बात करें हम, कहाँ 10,000 की बात करें। अब बात करते हैं थर्ड टाइम, तीसरी टाइम जो हुआ था। थर्ड टाइम, तीसरे टाइम जो हुआ था, वो हुआ था 24 जनवरी, सॉरी 22 जनवरी। आपको ईयर याद रखने हैं वैसे भी, 2014, 2014। इसमें क्या किया गया, 2005 से जारी नोट प्रचलन से बाहर, मतलब वो नोट जो 2005 के बाद प्रिंट किए गए थे 2014 में, 2014 में, उनको क्या कर दिया गया, डीमोनेटाइज कर दिया। क्योंकि 2005 के बाद से जितने भी हमारे करेंसी नोट छपे हैं उनको हम क्या करते हैं, डीमोनेटाइज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ टाइम की। दिन था 8 नवंबर 2016। बोला गया था कि आज रात 8 बजे से। पीएम कौन थे, नरेंद्र मोदी। पीएम कौन, नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी। प्रेसिडेंट, प्रणब मुखर्जी। आरबीआई गवर्नर, उर्जित पटेल। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, है ना। जो नोट थे वो कौन से बंद किए गए, 500 और 1,000। प्रचलन से बाहर, इसकी जगह नए नोट लाए गए। 500 की जगह 500 का लाया गया और 1,000 की जगह बढ़ाकर 2,000 का लाया गया, न्यू करेंसी। न्यू करेंसी लाएगी 500 का और 2,000 का। अब बात करते हैं पांचवे टाइम्स की, फिफ्थ टाइम कब हुआ। ये हुआ था 19 मई 2023, 2023। और इसमें क्या किया गया, 2,000 का जो नोट था, सर्कुलेशन से बाहर किया गया। और इसकी अंतिम तारीख
जो लास्ट डेट थी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन हिंदी में इसको बोलते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है तो समझा। इसका मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब ऐसा होता है कि जब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर सेंट्रल बैंक की कह सकते हैं, मतलब आरबीआई की, जब आरबीआई या सरकार जानबूझकर हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसे विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर देते हैं या गिरा देती है। मानो मैंने कहा कि अभी $1 बराबर है 86 रुपीज के आसपास, इतना ही चल रहा होगा, 85-86 रुपीज के आसपास। ठीक है, यहां समझाता हूँ। $1 बराबर कितना? 86 या 85 जो भी रहेगा, समझाने के लिए कर नहीं चल रहा लगभग। तो इतने रुपीज की बात करते हैं। तो सरकार जब जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होता है, उसको क्या कर देती है? गिरा देती है। ऐसा क्यों करती है सरकार? इसके कुछ लाभ होते हैं और इसकी कुछ साथ साथ, कुछ लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती है, लॉसेस भी होते हैं, कुछ प्रॉफिट भी होते हैं। दोनों के क्या क्या होता है, दोनों को देख लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिवेल्युएशन कहते हैं। जब सरकार या जो वहाँ की केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो फॉरेन करेंसी है उसकी तुलना में अपनी विदेशी सॉरी अपनी जो घरेलू मुद्रा है, डोमेस्टिक करेंसी होती है, उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं या उसकी वैल्यू को गिरा देती है। जैसे $1 अब कितने का कर दे? 90 रुपए का। तो ये मत समझना कि ये महंगा हो गया, नहीं। पहले $1 खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपये खर्च करना पड़ रहा था? 86 रुपये खर्च करना पड़ रहा था। अब $1 खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपए खर्च करना पड़ रहा है? 90 रुपये, 90 रुपीज खर्च करना पड़ रहा है। तो रुपये की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि उसकी परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई है। एक दूसरे कंडीशन लेते हैं। रुपया सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी कंडीशन में है? इस वाली में, कि $1 कितने का? 70 रुपए का। फिर उससे थोड़ा सा कमजोर 86 का, और उससे सबसे कमजोर 90 रुपीज का। तो ये याद रखना है। हाँ, इसको ये नहीं करना कि $1 किस कराओ 90 रुपए के, ऐसे ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी। बस जितना लिखवा देता हूँ उतना पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले डिवेल्युएशन को लिखवा देता हूँ कि डिवेल्युएशन होता क्या है। डिवेल्युएशन होता क्या है? लिखना, डिवेल्युएशन इज ए इकोनॉमिक प्रोसेस। डिवेल्युएशन इज द economic process in which a government of India or RBI, in which government of India or RBI deliberately reduce the value of domestic currency compared to the
फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। भारत में जो ये अभी तक डिवैल्यूएशन किया गया है, ये 3 टाइम्स किया गया, 3 बार किया गया। लेकिन उसको देखने से पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ऐसा किया क्यों जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स की, जैसे एक कंडीशन लेते हैं रुपये की, $1 इजकल टू 80 रुपये, ठीक। दूसरी कंडीशन लेते हैं, $1 इजकल टू 86 रुपये मान लेते हैं, 86। तो यहाँ पर रुपया क्या है, यहाँ पर जो रुपया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर रुपये का क्या हुआ है, डिवैल्यूएशन हो, डिवैल्यूएशन हुआ। इसके कुछ प्रॉफिट लॉस जो है, दोनों चीजों को मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट क्या हो जाता है, कॉस्टलियर हो जाता है। और इंपोर्ट, नेक्स्ट जो ट्रेड डिफिसिट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। नेक्स्ट जो फोरेक्स होता है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फोरेक्स भी बढ़ जाता है। तो यही आपको याद रखना है, बस इतना सा है, बस आपको इतना सा ही याद रखना है। ठीक है, बस इतना सा ही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया है, कितनी बार किया गया, डिमोनेटाइजेशन, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन इन इंडिया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स याद रखना, 3 टाइम्स याद रखना। पहले फर्स्ट, फर्स्ट किया गया 18 सितंबर 1949, 1949 में। इस समय पीएम कौन थे, पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट कोई नहीं, क्योंकि संविधान लागू कब होता है, संविधान लागू होता है 26 जनवरी 19, इसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरा डिबेट है। फिर आते हैं, प्रेसिडेंट कोई नहीं। और आरबीआई गवर्नर, तो बेनिगल, बेनिगल रामाराव, बेनिगल रामाराव थे। और जो डिवैल्यूएशन किया गया, वो डिवैल्यूएशन कितना किया गया, 30.5%, मतलब 30.5% डिवैल्यूएशन किया गया। ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं,
सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो ये हो गया। अब बात करें दूसरी बार होता 6 जून को, 6 जून, और ईयर था 1966। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस समय? ये आपको लिख लेना है, आप बताना है आपको। और जो डिवेल्यूशन किया गया वो किया गया 57% डिवेल्यूशन। 57% डिवेल्यूशन किया गया, डिवेल्यूशन ऑफ रुपी। रुपए का कितना घटा दिया? लगभग आधे से ज्यादा वैल्यू घटा दिया गया। तो 1 रुपए का जो है वो कितने का हो गया? सुबह की क्लास है ना, मैंने बताया ना, मगरमच्छ की तरह पड़े रहने की आदत है, अभी कुछ खाया भी नहीं है। आपकी क्लास ले लेते हैं पहले, फिर उसकी बात देखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइम, तीसरे समय। ये 2 चरणों में हुआ, थर्ड टाइम है। पहला चरण 1 जुलाई 1991 को है। दूसरा चरण 3 जुलाई 1990। दोनों को एक ही साथ समराइज करके लिख लेंगे। पीएम कौन थे भाई साहब? पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और जो वित्त मंत्री थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी। प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन। और जो आरबीआई गवर्नर थे, जो आरबीआई के गवर्नर थे, वो कौन से थे? एस वेंकटरमन। और जो डिवेल्युएशन किया गया रुपए का, वो कितना किया गया स्पेरेंट्स? 18% टू 19%। डिवेल्युएशन ऑफ द रुपी, ऑफ द रुपी। कितना? 18 से 19% डिवेल्युएशन किया गया है यहाँ पर।
चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलते हैं। आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? मतलब हर वैसी एक्टिविटीज, हर वो क्रियाविधि या हर वह गतिविधि जिससे धन आए, जिससे आमदनी हो, जिससे आय आए, वो सब क्या रहेगा? आर्थिक गतिविधि कहते हैं। तो इसका अगर डिवीजन करते हैं हम, तो डिवीजन 3 सेक्टर्स में करते हैं। डिवीजन 3 सेक्टर्स में करते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स से 3? लिखवाता हूं। प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स। दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक प्राइमरी सेक्टर में जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं, इनकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। और दूसरे में यहाँ पर कौन सा आता है? इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको बोलते हैं क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, या कह सकते हैं इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। और टर्सरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर। कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा सही रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग लिख देते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल रख देते हैं। इंडस्ट्रियल लिख देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं इसको, ये सबसे अच्छी टर्म है इसका। और इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके पेरेंट्स? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसको उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, और इसको कृषि क्षेत्र। अगर मैं इनके कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो कंट्रीब्यूशन मैं यहीं पर लिख देता हूँ साइड में। तो सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का, अप्रोक्स 18%। जो मैंने ये लिखा ना, ये कंट्रीब्यूशन है, अप्रोक्स कितना? 18% कंट्रीब्यूशन इन इंडियन जीडीपी। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, अप्रोक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, अप्रोक्स 28%, 28% contribution in
जीडीपी। अब टर्सरी की बात करता हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रॉक्स 55 55% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। इंडियन जीडीपी की बात करते हैं। 3 सेक्टर्स थे यहाँ पर, 3 सेक्टर्स थे, तो 3 सेक्टर्स कौन से हैं, वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब मैं इनको लिख देता हूँ इस तरह से कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। सबसे पहला टर्सरी, टर्सरी ठीक है। फिर दूसरा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर क्या है प्राइमरी सेक्टर। अरे क्या हो गया, चलो तो रहने देते हैं और इसे लिखते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, फिर इस तरह से लिखवाना चाह रहा था मैं आपको। जीडीपी है ना, जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद होती क्या है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, जीडीपी का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के भीतर, चाहे वो हवा में, चाहे वो पानी में, चाहे वो पानी के नीचे, चाहे वो आसमान में, चाहे वो धरती पे या धरती के, मतलब एक जो इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया के कंपेयर में, तो इंडिया की बाउंड्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जब सबकी प्राइस को ऐड कर देते हैं, गुड्स के भी और सर्विसेज के भी प्राइस को ऐड कर देते हैं, तो जीडीपी निकल कर सामने, जीडीपी सामने आती है। आ गया समझ में। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन आते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, जैसे एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, माइनिंग, ये सारी चीजें, इसको रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। और सबसे कम इसमें कंट्रीब्यूशन है फिलहाल। जब देश आजाद हुआ था तो देश की लगभग 85% जनसंख्या, 85% तो कंट्रीब्यूशन था, लगभग 85% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था देश की जीडीपी में, देश की जीडीपी में। लेकिन आज ये क्या हो गया है, कंट्रीब्यूशन घट गया है। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पर डिपेंडेंसी है, वो आज भी बहुत ज्यादा है, आज भी क्या है, वो बहुत ज्यादा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इंश्योरेंस जो प्राइमरी सेक्टर में जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, जो किसान है, किसानों के लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है कि जब फसल चौपट हो जाती है तो वो अपना पालन पोषण कहाँ से करते हैं, दूध बेचकर, है ना, दूध बेचकर। तो पशुपालन इसलिए वो जरूरी हो जाता है। फिर उसका क्या है कि जो उसके काल्फ होते हैं, जो बछड़े होते हैं, पहले उनको बैल के रूप में यूज कर लिया जाता था, हल की जुता खेत की जुताई के रूप में।
जुताई के लिए, लेकिन अभी क्या है कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई तो ट्रैक्टर आ गए। तो आज की क्लास में यही रहने देते हैं, मैं इसका प्रिंट बना देता हूँ आपको और क्लास को ऑफ कर लेते हैं। डिवैल्यूएशन एंड डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, ऑफ करते क्लास। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, नोट्स भी मिल जाएगा और ये वीडियो भी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।